10,000 पर काम करवा रहे हैं। आप लोग 15,000 के वेतन हुआ है, किसी भाइयों को मिल रहा है, पूछो किसी को भी नहीं मिल रहा है। 15,000 तो अभी 9-10 साल हो गए, अभी तक 15,000 देखे नहीं एक साथ कैसे होते हैं। 9,000 से ज़्यादा तनख्वाह देते नहीं हो। एक मजदूर जो अपने गांव को छोड़ के शहर सिर्फ इसलिए आता है ताकि यहाँ से अच्छा पैसा कमा सके, एक बड़ा आदमी बन सके, एक अच्छी लाइफ जी सके। लेकिन जब वो अपने वतन को छोड़ के सोप और सिटीज में आता है तो उसे पता चलता है यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। Thousands of members of the Odisha Government Outsourcing Employees Federation staged a protest in Bhubaneswar on Monday over equal pay, equal work and several other demands. यहाँ मजदूर अपने पसीने का कतरा कतरा बहा के मेहनत करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन उसी मजदूर को महीने के आखिरी दिन तक भी सैलरी या दिहाड़ी नहीं दी जाती है। अभी मेरे ऑफिस में एक आदमी काम करता है जो पियून की जॉब करता है। उससे मैंने कहा अपना एक स्टेटमेंट दे दो, मैं अपनी वीडियो में लगा दूंगा। लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा भाई रहने दीजिए वरना ये लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे। जबकि इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट्स एक्ट 1947 का सेक्शन 25F ये साफ साफ बोलता है कि अगर किसी भी परमानेंट वर्कमैन को बिना 1 महीने के नोटिस दिए, बिना उसके कंपनसेशन दिए उसको अगर जॉब से निकाल दिया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो ये इलीगल माना जाएगा। लेकिन इंडिया में कौन ही लॉ को फॉलो करता है? बल्कि इंडिया में तो लोगों से 15-15 घंटे काम कराया जाता है, चाहे आपकी माँ बीमार हो, चाहे आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो और चाहे आप खुद ही क्यों ना बीमार हो। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इन सो कॉल्ड बनियों को। और अगर आप ऑफिस पहुंचने में जरा सा भी देरी करते तो इन बनियों का ईमान डगमगा जाता है और ये पैसे आपकी सैलरी से काट ली जाती है। लेकिन अगर आप शाम को लेट पहुंचते हो ऑफिस की वजह से तो उसका पैसा देने के बजाय ये आपसे ये कहेंगे कि नौकरी से निकाल दूंगा। क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोगों की थिंकिंग यही है कि उन्हें 10-15 हज़ार में एक एम्प्लॉय को नहीं बल्कि एक पालतू कुत्ता रख लिया हो। ज़्यादातर लोग ये ज़्यादा करते हैं कि उसको जिस काम के लिए रखा है वो काम उससे कम कराया जाता है, बल्कि उससे सब्जी, बच्चों के डायपर्स और अगर बस चले तो घर का वॉशरूम भी साफ करा ले। हम यार वो काम कर रहा है तुम्हारे, क्या कोई नौकर थोड़ी ना तुम्हारा। और जब वो इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है और कंप्लेन करता है तो उसको सॉल्व करने में सरकार को सालों बीत जाते हैं। तब तक केस का तो पता नहीं है लेकिन इंसान ज़रूर खत्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया का आईटी सेक्टर जो अपने एम्प्लॉयज़ को वर्ल्ड क्लास सैलरी और एयर कंडीशनड ऑफिसेस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, लेकिन वही सेक्टर कई लोगों की ज़िंदगी से सुकून छीन लेता है। इंडियन लेबर लॉ के मुताबिक एक एम्प्लॉय को हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे काम करना चाहिए। ये नियम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के तहत आता है। इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 9 घंटे का काम और हफ्ते में 48 घंटे का काम अलाउड है। अगर कोई एम्प्लॉय इससे ज़्यादा काम करता है तो उसे डबल वेजेस मिलने चाहिए। लेकिन एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक 72 IT प्रोफेशनल्स इस लिमिट को क्रॉस करते हैं और उनमें से 25% लोग रेगुलरली 70 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और इस ओवरऑल का नतीजा 83% प्रोफेशनल बर्नआउट का शिकार होते हैं और उनमें से 68% को तो ऑफ आवर्स में भी मैसेजेस और कॉल्स का जवाब देना पड़ता है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने काम करने के स्टाइल के बारे में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं हफ्ते में 70 घंटे तक काम करता था, लेकिन ये उनकी पर्सनल चॉइस थी, कोई प्रेशर या कुछ फोर्स नहीं था उनके ऊपर। और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि यंग प्रोफेशनल्स को मोटिवेट करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को लगातार 70 घंटे तक काम कराने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट इंडिया के कॉर्पोरेट कल्चर और ओवरवर्क के डिबेट को एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि काम की डेडिकेशन पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय की हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटी देना भी ज़रूरी है। इन्फोसिस ने अपने पॉलिसी में एक नया बदलाव लाया है जिसमें 2025 के वर्कर्स के लिए एक नई पॉलिसी शुरू करी है जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसे वार्निंग ईमेल्स भेजी जाती हैं। ये पॉलिसी रिमोट वर्क के दौरान हेल्थ रिस्क को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये सब दिखाता है कि कैसे लीगल लिमिट के बावजूद काम के प्रेशर और कंपनी पॉलिसीज़ के बीच में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म नहीं होता, बल्कि 5 अगस्त 2025 को नागपुर के सैनिटेशन वर्कर राजेश उपाध्याय ने मेडिकल लीव डिनाई होने और ओवरवर्क के प्रेशर के बाद सुसाइड कर ली। और इसके बाद 200+ लोग NSE ऑफिस से मोर्चा निकालते हैं और इंक्वायरी और उनके बेटे के लिए सरकारी नौकरी की डिमांड करते हैं। अन्ना सेबास्टियन पिरियाल जो सिर्फ 26 साल की थी और ईस्ट एंड यंग कंपनी में काम करती थी और लगातार ज़्यादा काम, लेट नाइट डेडलाइंस और कांस्टेंट मेंटल प्रेशर ने उनकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट किया था।
26 जुलाई 2024 को काम करते वक्त उन्हें एकदम से कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ता है और उनकी सडनली मौत हो जाती है। डॉक्टर ने कहा इस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा कारण भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ओवरवर्किंग का था। ये इंसिडेंट महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों जगह कॉर्पोरेट ऑफिस में व्हाइट कॉलर वर्कर्स की सेफ्टी पर एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी। 2 अगस्त 2025 को इंस्टाग्राम हैंडल बीइंग पुणेकार ऑफिशियल पर एक फोटो वायरल होती है जिसमें टीसीएस के शायदरी पार्क ऑफिस के बाहर एक एम्प्लॉय जिनका नाम सौरभ मौर्य है वो फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुए नोट में ये भी बताया था कि उनकी एम्प्लॉय आईडी और सिस्टम एक्सेस डीएक्टिवेट हो गया था जिसकी वजह से सैलरी डिले हो गई और एचआर ने बोला था कि 31 जुलाई को ये पेमेंट हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेमेंट होती नहीं है। और यहाँ पे टीसीएस अपने पक्ष में ये बात बोलती है कि ये केस अनऑथराइज्ड एब्सेंस का था जिसकी वजह से ये सैलरी होल्ड हुई थी। कंपनी ने बोला है कि एम्प्लॉय को टेम्परेरी हाउसिंग सपोर्ट और इस मैटर को फेयर तरीके से रिजॉल्व किया जा रहा है। देखिए सवाल ये है, जब एक एम्प्लॉय एक्सट्रीम स्ट्रेस और पर्सनल क्राइसिस से गुजर रहा हो तो सिर्फ कंपनी पॉलिसी क्लाउसेस का हवाला देना काफ़ी है या फिर कंपनीज को पॉलिसी के साथ साथ एम्प्लॉय वेलफेयर पर भी इक्वली फोकस करना चाहिए। ऐसा ही तेलंगाना में एक केस सामने आया है जो पूरी गिग इकोनॉमी के लिए एक वीकअप कॉल बन सकता है। तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन ने जेप्टो के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट में एक केस फाइल की है जो लो वेजेस और अनफेयर प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम लगाते हैं। यूनियन का कहना है कि हैदराबाद में जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स को कुछ ऑर्डर्स पर सिर्फ 10 से 15 रुपए मिलते हैं और डेडलाइन होती है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में ऑर्डर होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इंसान को 10 से 15 मिनट में एक ऑर्डर कंप्लीट करना है तो वो 10 की स्पीड से तो जाएगा नहीं, उसको कम से कम 60 या 70 की स्पीड से चलानी पड़ेगी जो एक्सीडेंट के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। और अगर वो राइडर बाई चांस एक्सीडेंट से बच भी जाता है तो अपनी इंडिया की तो सड़कें माशाल्लाह हैं, बाकी कसर वो पूरी कर देंगी। और यहाँ तक भी ये पूरा सच नहीं है। 24 मई 2025 को जो कंप्लेंट की गई थी उसमें यह भी लिखा था कि फ्यूल, मोबाइल डाटा और व्हीकल मेंटेनेंस का खर्च भी वर्कर्स को खुद ही उठाना पड़ता है। और डार्क स्टोर्स में जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जैसे क्लीन रेस्टरूम और रेस्ट एरिया और ड्रिंकिंग वाटर या तो है या तो बहुत पुअर कंडीशन में है और कंपनी बिना किसी क्लियर रीजन के डिलीवरी पार्टनर पे फाइन लगाती है। जैसे अगर ऑर्डर लेट होता है तो शायद आपकी गलती ना हो लेकिन फिर भी वो पैसा काट लिया जाता है। और अगर कोई कस्टमर डिलीवरी पार्टनर को लो रेटिंग दे दे, चाहे रीजन जेन्युइन हो ना हो, लेकिन उसका अक्सर फर्क पड़ता है वीकली पे आउट पर और शिफ्ट्स कम मिलती हैं और कभी कभी वर्कर्स का अकाउंट टेम्परेरी या परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे ESI, PF या हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कुछ नहीं दिया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जेप्टो ने अपने ऑफिशियल बयान में ये कहा है कि ये सब गलत है। कंपनी का तो ये कहना है कि डिलीवरी पार्टनर्स को हैदराबाद में 100 से 120 रुपए पर आवर की कमाई हो रही है। उनको इंश्योरेंस, डॉक्टर कंसल्ट और स्टोर फैसिलिटीज भी दी जा रही है। और साथ ही जेप्टो का क्लेम ये भी है कि 97% ऑर्डर कॉस्ट डिलीवरी पार्टनर को ही मिलती है। और अब जाके लेबर डिपार्टमेंट ने इस पे इंक्वायरी शुरू कर दी है और अगर एलिगेशन प्रूव होते हैं तो ये केस एक प्रेसिडेंट बन सकता है जहां गिग वर्कर के राइट्स और फेयर पे पे लॉ का डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा। देखिए मुझे तो ये पता नहीं कि ये सच है या कंपनी का कोई गेम है, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हो कि वहाँ के हाल इस टाइम यही है या कुछ और है। ये सवाल सिर्फ हैदराबाद के गिग वर्कर्स का नहीं है, ये सवाल उन लाखों गिग वर्कर्स का है जो अपना टाइम, अपना फ्यूल और अपनी हेल्थ को कुर्बान करके हम तक ये सर्विस पहुँचाते हैं। और दूसरी तरफ हैदराबाद का एक और केस सामने आता है जिसमें बहुत सारे मिड डे मील वर्कर्स अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतर आए हैं। ये वही वर्कर्स हैं जो कई सारे सरकारी स्कूल्स के बच्चों को खाना खिलाते हैं, लेकिन आज वो खुद अपनी रोजी रोटी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और राज्य भर में 54,200 मिड डे मील वर्कर्स का ये कहना है कि उनके महीनों का ऑनोरेरियम और राशन के बिल्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। इसी वजह से 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक रखी जिसमें उन्होंने डिमांड की कि उनको उनका पेंडिंग अमाउंट दिया जाए और पर मील एलोकेशन को बढ़ाया जाए और उनकी मंथली सैलरी कम से कम 10,000 तक तो होनी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ 3,000 रुपये ऑनोरेरियम मिलता है, वो भी जुलाई तक का अभी तक बैंक में क्रेडिट ही नहीं है। और एक्स के बिल्स जो करीब 10 महीने से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। जहां एक तरफ सरकार ने 51 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की बात की थी, वो अभी तक ग्राउंड लेवल पे लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। तो दोस्तों, तेलंगाना के मिड डे मील वर्कर्स का कहना सिर्फ इतना है कि उनको इज्जत के साथ अपने मेहनत का हक चाहिए, समय पर पैसा मिले और सैलरी इतनी हो कि गुजारा हो सके और उनका रोजगार सुरक्षित रहे।
अब देखना ये है कि उनकी बात सरकार सुनती है या नहीं, या ये संघर्ष अभी और आगे तक जाएगा। और आखिरी में मैं गवर्नमेंट से स्ट्रांगली अपील करता हूँ कि इंडिया के लेबर लॉज जो अभी भी आउटडेटेड फ्रेमवर्क जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 पर बेस्ड है, उन्हें अर्जेंटली अपडेट किया जाए ताकि वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, गिग इकोनॉमी और डिजिटल वर्कफोर्स की नीड्स के साथ साथ अलाइन हो सके। और जब तक ये रिफॉर्म नहीं आता, वर्कर के राइट्स और वर्कर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी। और मैं जानता हूं कि प्रोसेस चल रहा है नए लेबर कोड्स को ऐड करने का, बट स्टिल 2025 के हिसाब से काफी स्लो है। तो मैं इसकी मांग करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और भाई लोगों, जो मैंने केसेस बताए हैं ये आपके हिसाब से कैसे हैं, मतलब आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। भाई अभी हम लोग नए हैं लेकिन स्टिल बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना होने वाला है इस वीडियो को बनाते बनाते। और मैं आपको अब मैं कैसे बताऊँ, अगर आप क्रिएटर हो तो आप खुद जानते हो कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना। बाय।